है वो हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये बतलाता है, ये क्या बतलाता है कि बिजनेस का लाइफ जो है वो इनडिफिनिट है। बिजनेस का लाइफ जो है वो इनडिफिनिट है। कब समाप्त होगा इसका कोई अंत नहीं है, कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अगर कुछ घटना नहीं हो तो बिजनेस निरंतर क्या रहेगा? चलता रहेगा। हाँ या ना? आप इस चीज को पहले समझिए। बिजनेस क्या है? निरंतर चलने वाली बिजनेस है, यानी हमेशा चलती रहती है। अकाउंटिंग उसका प्रत्येक वर्ष के एंड में जरूर खत्म होता है, लेकिन बिजनेस खत्म नहीं होता है। बिजनेस खत्म होता है या उसका अकाउंटिंग खत्म होता है? जल्दी बताएंगे। अकाउंटिंग खत्म होता अकाउंटिंग। है। बिजनेस तो चलता रहता है। यस सर। अच्छा, बिजनेस किसी का कितने वर्ष में बंद हो जाएगा ये किसी को पता है क्या? नो नो सर। सर। हम अगर आज एक बिजनेस शुरू करें, आप एक आज बिजनेस शुरू कीजिए, तो शुरू करने का आप डेट फिक्स कर सकते हैं। पंडित जी से मुहूर्त दिखाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और पंडित जी तय करेंगे कि भाई फलाने डेट पर आप अपने दुकान का क्या कीजिए, ओपनिंग कीजिए, इनॉग्रेशन कीजिए। तो भाई उस दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन किस साल बंद हो जाएगा ये कोई डिफिनिट है? नो सर। अरे जब जब तक कोई इवेंट नहीं हो, जो तक कोई ऐसी घटना नहीं हो जो व्यवसाय को बंद करने तक पहुंचा दे, तो तब तक तो व्यवसाय चलती रहेगी। यस सर। इसी के आधार पे ना आपके मोहल्ले में भी ये कोई दुकान होगा जो 20 वर्ष से चल रहा है, कोई दुकान 10 वर्ष से चल रहा है, कोई दुकान जो है 50-50 वर्ष से चल रहा है, कोई कोई दुकान जो है, कोई कोई बिजनेस जो है 100-100 वर्ष से चल रहा है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो बिजनेस किस आधार पे चलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बतलाता है कि बिजनेस का लाइफ क्या है? इनडिफिनिट है। क्या है? इनडिफिनिट है। इंडेफिनिट। जब तक कि कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे कि व्यवसाय बंद हो जाए। अगर मान लेते हैं कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई एक अकेला दुकानदार है और वो दुकान चला रहा था। वो जब 20 साल का था तो उसने दुकान शुरू किया था। यस, 20 साल का था तो उसने क्या किया था जी? दुकान शुरू किया था। चल रहा था दुकान, काफी वर्षों से चल रहा था। लेकिन 50 साल का जब एज हुआ उसका, तो उसकी मृत्यु हो गई है। तो 50 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या उसको पता था क्या? नो सर। 50वें साल उसकी मृत्यु हो जाएगी और 50वें साल उसका दुकान बंद हो जाएगा, ऐसा था क्या? नो सर। पता तो नहीं था। दूसरी चीज ध्यान देंगे, अगर 50 वर्ष में अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसका दुकान, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उसके घर में उसका बेटा जो था अगर उस बिजनेस को वहीं से कंटिन्यू कर दिया, तो क्या बिजनेस का एंड होगा? नो सर। नो सर। तो ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है उसका लाइफ इनडिफिनिट है, और ऐसे इनडिफिनिट लाइफ को हम जानते हुए उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटने का काम करते हैं। इस इनडिफिनिट लाइफ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, टर्म मतलब समय, टर्म मतलब टाइम, टर्म मतलब पीरियड, समझ रहे हैं ना? लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में बांटने का काम करते हैं। तभी तो जो हम एसेट्स खरीदते हैं, तभी तो
जो हम एसेट्स खरीदते हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज होती है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तो हम डिसाइड करते हैं कि ये नॉन करंट एसेट्स होगा कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज होगा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। बात समझ रहे हैं? यस सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय में इस चीज को समझ पाते हैं कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स के लिए किया जाता था, यस, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विस के लिए किया जाता था। गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट जो है विद इन ए ईयर कैलकुलेट हो जाता है, जिसको हम नेट प्रॉफिट में दिखाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाला एसेट्स है उसे हम नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो एक साल के अंदर यूज हो जाने वाला है उसको हम करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई लाइबिलिटीज हमने लिया है, किसी से कर्ज लिया है और उसको 1 वर्ष से अधिक में चुकाना है, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में रखते हैं। और 1 साल के अंदर उसको पेड ऑफ कर देना है तो उसको किस में रखते हैं? करंट लाइबिलिटी में रखते हैं। तो अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो क्या एसेट्स के नॉन करंट और करंट यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को हम डिफाइन कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। आज हम गए और जा करके एक कार खरीद करके ले आए और हमको मालूम रहे कि हम भाई 1 महीने में मर जाएंगे, तो 1 महीने में मर जाएंगे ये हमको मालूम था, तो इसका बेनिफिट तो हमको 1 ही महीने में मिल जाएगा। तो क्या इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स मानेंगे कि एक्सपेंस मानेंगे? एक्सपेंस एसेट्स न, एक्सपेंस मानेंगे, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस इंड नहीं होता है, बिजनेस इंड नहीं होता है। प्रोपराइटर चला भी जाता है फिर भी बिजनेस क्या रहता है? एग्जिस्ट चलता रहता है। चलता रहता है। उसका कोई बेटा चलाएगा, उसकी अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो चलाएगा, नहीं है तो उसके घर में उसका कोई सगा संबंधी होगा, भाई होगा, जो होगा वो चलाएगा। जब कोई चलाने वाला नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। लेकिन अगर ये सब कोई इवेंट नहीं हो तो बिजनेस रन फॉरएवर। बात समझ में आ गई? और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए बात को? आइए देखें आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। कोई नहीं पढ़ाता है ये कॉन्सेप्ट सब। सीधे चैप्टर नंबर 9 से कहानी शुरू होती है और फिर 2, 4, 5 चैप्टर पे खत्म हो जाती है। आइए, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यानी इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहता है भैया कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट, एज्यूम मतलब मान लेना, एज्यूम मतलब अनुमान लगाना, ठीक है ना? यह मान लिया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट, यह मान लिया जाता है कि द बिजनेस विल बी कैरिड आउट indefinitely for a long period of time in the future। भविष्य में बिजनेस क्या है? लंबे समय तक कैरी होने वाला है, यानी चलने वाला है। समझ रहे हैं? अकॉर्डिंगली
बिजनेस ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन एंड रिकॉर्डेड, और इसी के आधार पर लंबे समय तक बिजनेस चलने वाला है, इसी के आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और अंडरटेक किया जाता है। अब बताइए, अगर मालूम रहे कि अगले वर्ष बंद हो जाएगा बिजनेस, तो क्या हम उसमें कोई मशीन खरीदेंगे? बोलो जी। नो सर। हमको मालूम रहेगा कि हाँ भाई व्यवसाय अभी आने वाले 10 साल चलने वाला है, हैं? तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई मशीन उसीन खरीद सकते हैं। Yes, sir. तो कह रहा है कि अकॉर्डिंगली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन एंड रिकॉर्डेड, हेंस इन दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस इज परमानेंट। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बिजनेस को क्या माना जाता है? परमानेंट माना जाता है, यानी परमानेंट, कभी खत्म नहीं होने वाला। समझ में आया? Yes, sir. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, और भी क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट और परमानेंसी कॉन्सेप्ट। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है भाई? कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, यानी निरंतर चलने वाला सिद्धांत, और परमानेंसी कॉन्सेप्ट यानी परमानेंट, अस्थाई। परमानेंट मतलब अस्थाई, जिसका अंत नहीं हो। समझ में आई बात? Yes, sir. लिखता है कि फिक्स्ड एसेट्स, क्या लिखता है जी? फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स etc are purchased on the assumption that a business is going concern, बिजनेस निरंतर चलने वाला है। इस एजम्पशन के आधार पर, इस अनुमान के आधार पर ही प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल खरीदा जाता है। समझ में आई बात? बोलो जी। Yes, sir. यस। दुनिया का अंत 2022 में हो जाएगा। दुनिया का अंत 2022 में हो जाएगा, ठीक है? बताओ, हम तुम सारे लोग क्या घर, जमीन, ये सब खरीदेंगे? गोल्ड वगैरह ये सब खरीदेंगे? No, sir. नो। काहे नहीं खरीदेंगे? क्योंकि मालूम है कि खरीदेंगे तो क्या जाएगा? बेकार जाएगा। बेकार जाएगा। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि भाई 2022 में खत्म होगा कि कई वर्ष में खत्म होगा। आज तो जो हमारा ब्रह्मांड है, आज जो हमारी धरती है, वो इतने वर्षों से है। तो इसी के आधार पर ना लोग जो है क्या खरीदते हैं? जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं कि चलो भाई हम इसको लंबे समय तक क्या करेंगे? यूज करेंगे। नहीं तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे खरीदा जाता है, इसी एजम्पशन के आधार पे खरीदा जाता है कि बिजनेस जो है वो क्या है? गोइंग कंसर्न है, यानी इस बिजनेस का लाइफ जो है वो क्या है? इनडिफिनिट है। समझ में आया? यस सर। बोलो। कहता है कि दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट एनेबल्स द अकाउंटेंट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस कॉन्सेप्ट के अभाव में, इस कॉन्सेप्ट के नहीं होने की स्थिति में अकाउंटेंट जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। बिजनेस का लाइफ डिफिनिट या इनडिफिनिट? इंडेफिनिट। Indefinite. इनडिफिनिट। वेरी गुड। तो बिजनेस का लाइफ जब इनडिफिनिट है तो कोई चीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए कोई एसेट्स खरीदा जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट विद इन ए ईयर मिलता है वो क्या है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा जी, तीसरा कहता है, क्या कहता है जी तीसरा कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कह रहा है ये कॉन्सेप्ट कि भाई साहब जितने भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जितने भी ट्रांजैक्शन होने चाहिए, उसका संबंध कम से कम किससे हो? मनी से हो। किससे हो? मनी से हो। यानी मनी मतलब रुपया, मुद्रा, मनी। समझ गए हैं? यानी वो ट्रांजैक्शंस जिसको मनी के टर्म में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। बिजनेस में केवल वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसके लिए मॉनेटरी वैल्यू या तो देना हो या लेना हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने एक वहां से कपड़े का बिजनेसमैन है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। एक टी शर्ट और एक जीन्स मैंने अपने दुकान से निकाल करके अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पार्टी में गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया जी? गिफ्ट कर दिया। तो बताओ, क्या यहां पर यह ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है? अरे मनी में मेजरमेंट का मतलब कि भाई इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, यानी यहां पर पैसा आने वाला है। अरे दोस्त को बर्थडे में गिफ्ट दोगे तो क्या करोगे? दोस्त से कहोगे का 1200 रुपए का जीन्स है, 800 रुपए का टी शर्ट है, ले आओ पैसा। नो सर। यानी इस ट्रांजैक्शंस का मेजरमेंट क्या हम मनी में कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगा, मनी में मेजरमेंट नहीं होगा, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मनी को छोड़ करके अकाउंटिंग के अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब रिकॉर्ड नहीं होते हैं। केवल क्या रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। क्या रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। अब जरा समझो, अब सर जरा समझो, 10,000 पीस टी शर्ट हमने बेचा 1 लाख रुपए में। 10,000 टी शर्ट मैंने बेचा कितने में? 1 लाख रुपए में। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग के अंदर ये 10,000 रिकॉर्ड होगा या 1 लाख? 1 लाख। 1 लाख। हमको क्या रिकॉर्ड करना है? मॉनेटरी वैल्यू को क्या रिकॉर्ड करना है? मॉनेटरी वैल्यू। और मॉनेटरी वैल्यू कितना है? 1 लाख। ये 10,000 क्या है? क्वांटिटी है। क्या है जी? क्वांटिटी है। और क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। केवल क्या रिकॉर्ड होता है? रुपया। 5,000, 2,000, 100, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 2 लाख, 2 करोड़, यही रिकॉर्ड होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अकाउंटिंग के बुक में क्वांटिटी और क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होता है। अकाउंट के बुक में जब भी रिकॉर्ड होगा तो क्या रिकॉर्ड होगा? मॉनेटरी वैल्यू, यानी रुपया। ठीक है ना? जितना क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन में एक रहेगा, किसका कॉलम पता है? हर क्वेश्चन में एक रहेगा अमाउंट का कॉलम। क्या रहेगा? अमाउंट का कॉलम। और उसमें हम अमाउंट लिखते हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, जो भी है वो रुपया लिखते हैं। क्वांटिटी नहीं लिखते हैं कि 1 लाख पीस बेचे कि 2 लाख पीस बेचे कि कितना बेचे, ये रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है? क्वांटिटी, पीस ये सब हमारे वाउचर में रिकॉर्ड होता है। किसमें जी? वाउचर बताए थे ना?
वाउचर पढ़े हैं ना आप? Yes, sir. Yes. बिल, वाउचर मतलब बिल, बिल में बिल। रिकॉर्ड होता है, और बिल से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी छोड़ देते हैं, क्वांटिटी छोड़ देते हैं, केवल क्या उठा करके लाते हैं, उसका मॉनिटरी वैल्यू। क्या लेके आते हैं? मॉनिटरी वैल्यू। Monetary value. तो आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग के अंदर क्वांटिटी लिखा जाता है कि क्वालिटी लिखा जाता है कि मॉनिटरी वैल्यू लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? Monetary value. मॉनिटरी वैल्यू। और वैसे ही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं जिसका मॉनिटरी वैल्यू हो। जिस ट्रांजैक्शन का मॉनिटरी वैल्यू नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे। नहीं होगा। चलिए, तो आइए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट accountant records only those business transactions which are financial in nature। financial in nature मतलब वित्त से रिलेटेड हो, यानी पैसे से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, and capable to be expressed in monetary term, और जिसे हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। The qualitative and quantitative aspects which cannot be measured in the terms of money are not recorded in the books of account। क्वांटिटी और क्वालिटी को मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, राइट जी? क्वांटिटी को किस में मेजर किया जाता है बताइए? क्वांटिटी को हम पीस में मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मनी में मेजर होगा या पीस में? पीस में। पीस में, केजी में, क्विंटल में, टन में, इसमें क्वांटिटी मेजर होगा नहीं। ये क्वांटिटी मनी में मेजर नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं दिखाते हैं। किसके बुक के अंदर? अकाउंटिंग बुक के अंदर। अकाउंटिंग बुक के अंदर केवल क्या दिखाया जाता है? मॉनिटरी वैल्यू। यानी अकाउंटिंग के अंदर लीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, क्वांटिटी, यूनिट, पीस, ये सब रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। समझ में बात आई? अकाउंटिंग में केवल क्या रिकॉर्ड होता है? मॉनिटरी वैल्यू। क्या होता है? समझ में आई बात? यस सर। तो 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं। 3 कॉन्सेप्ट में आपको कोई उलझन परेशानी, क्योंकि आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, आगे हम बढ़ते जाएं ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि जो हम पढ़ लिए उस पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। बताइए, तीनों कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ पूछना, समझना, जानना है? नो सर। नो सर। अब चौथा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें बतलाता है कि भाई साहब आप जब अकाउंटिंग करो, क्या करो? आप जब अकाउंटिंग करो तो एसेट्स को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करो, किस प्राइस पर रिकॉर्ड करो। तो जो प्राइस आपने पेड किया है उस एसेट्स को एक्वायर करने में, जो इस प्राइस को आपने पेड किया है एसेट्स को एक्वायर करने में, मान लिया जाए कि मैंने क्या खरीदा? लैंड। मैंने क्या खरीदा जी? लैंड। और जब लैंड खरीदा तो कितने में खरीदा? मान लिया जाए 10 लाख रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? हेलो जेंटलमैन। यस सर। लैंड हमने खरीदा 10 लाख में खरीदा। जब गए इसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपया लगा रजिस्ट्री कराने में। तो इस जमीन की कीमत कितनी हो गई? 10,30,000। 10,30,000। तो
ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स उसको खरीदने पर जो अमाउंट पेड किया गया है और उस पर जो डायरेक्ट खर्च किया गया है उनको जोड़ करके लिखना चाहिए, अब हमने यदि 2004 में एसेट्स खरीदा, 2004 में हमने एक लैंड खरीदा, कितने में खरीदा बच्चे? 10 लाख, बोलिए 30,000 रुपए में। तो 2004 में जो हमारा अकाउंट का बुक होगा उसमें ये कितना होगा? अरे 2004 में जो अकाउंट 10,30,000, 2005 में कितना होगा? 10,30,000। हाँ, 2006 में कितना होगा? उतना ही होगा। यानी यह कॉन्सेप्ट हमें बतलाता है कि एसेट्स हमेशा ही किस पर रिकॉर्ड होना चाहिए? किस पर रिकॉर्ड होना चाहिए? यानी कॉस्ट पर। किस पर? कॉस्ट पर रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर। ठीक है। जिस लैंड को आपने 2004 में खरीदा था 10,30,000 रुपया में, आज 2021 में उस जमीन की कीमत 1 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 1 करोड़। तो बताइए आप अपने अकाउंटिंग बुक में क्या 1 करोड़ लिखिएगा? नो सर। नो। कितना लिखेंगे हम हमेशा? 10,30,000। 10,30,000। तो यह कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि कोई भी एसेट्स उसके एक्चुअल कॉस्ट पे लिखा जाता है, न कि उसके मार्केट प्राइस पे। समझ में बात आई? चलिए अब हम आपको इसको समझाते हैं। कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस is recorded in the books of account at the price paid to acquire or produce it। यानी एक्वायर करने में यानी खरीदने में, या उसको निर्मित करने में यानी बनाने में। अगर मशीन खरीदने में या मशीन बनाने में अगर 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है तो वो कितने में लिखा जाएगा? 1 लाख लिखा ही जाएगा। ठीक है। कोई मशीन बनी बनाई खरीद करके लाए, कितने में लाए? 1 लाख में, तो भी कितना लिखा जाएगा? 1 लाख ही लिखा जाएगा। यानी एक्वायर करते हैं मशीन को, या फिर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना, प्रोड्यूस मतलब निर्माण। तो कह रहा है कि assets of the business is recorded in the books of account at the price paid to acquire and produced it at its cost and not at its current market value। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए जी? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, नॉट इन देयर करेंट मार्केट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? हेलो। हमेशा ही वो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू। हमने कहा 2004 में हम एक 10,30,000 रुपए का लैंड खरीदे, जिसकी आज 2021 में कीमत 1 करोड़ है। तो क्या हम 1 करोड़ लिखेंगे या 10,30,000 लिखेंगे 2021 के अकाउंटिंग में? 2021 का जब 2021 के भी अकाउंटिंग में एसेट्स का वैल्यू कितना रहेगा? 10,30,000। हाँ, कभी भी उसको मार्केट वैल्यू पर नहीं लिखेंगे। समझ में बात आई? तो यह कॉन्सेप्ट हमको यही सिखलाता है कि कॉस्ट पे लिखा जाना चाहिए, मार्केट प्राइस पर नहीं लिखना चाहिए। तो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ विच एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड रिकॉर्डेड
provides the basis of the subsequent accounting for the assets. जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि if a plot of land is bought मतलब खरीदना, bought मतलब खरीदना, खरीदना, buy bought समझ रहे हैं ना, buy bought यस सर। तो एक लैंड प्लॉट खरीदा हमने, लैंड का एक प्लॉट, एक छोटा सा हिस्सा हमने 2,50,000 रुपए में खरीदा, यानी बिजनेस में के द्वारा खरीदा गया। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट रुपीज, अरे 2,50,000 में खरीदे हैं तो बुक्स में कितना लिखेंगे? 2,50,000। 2,50,000। तो कह रहा है कि इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 2,50,000 फॉर फर्दर अकाउंटिंग, यानी आगे भी अकाउंटिंग में कितना लिखा जाएगा? 2,50,000 में लिखा जाएगा। कहता है कि ए ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद इट मार्केट वैल्यू इंक्रीज टू ₹4 लाख, और इस 2,50,000 के लैंड का जो एक साल बाद मार्केट में कितना वैल्यू हो गया? 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, या 4 लाख से भी ज्यादा, इवन मोर 4 लाख हो गया या 4 लाख से ज्यादा हो गया। लेकिन क्या? बट नो चेंज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन बुक्स के अकाउंट के बुक में कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? सो टू रिफ्लेक्ट दिस इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। ठीक, कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया जाएगा जो इसके इंक्रीज वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे, दर्शाए। दिस कॉन्सेप्ट प्रिवेंट आर्बिट्रेरी वैल्यू बीइंग पुट ऑन द एसेट्स परचेज। क्या कहता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से, यानी कोई भी बिजनेस अपने एसेट्स को मनमाने ढंग से नहीं दिखा पाएगा, मनमाने ढंग से वैल्यू नहीं कर पाएगा। उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? एकदम सबके नजर में रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनेगा उस बैलेंस शीट में जितने वर्ष लैंड लिखा जाएगा, जितने वर्ष लैंड लिखा जाएगा, कितना वैल्यू लिखा जाएगा? बोलो ना। 10 लाख जितने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जितने वर्ष हम एसेट्स दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे? 2,50,000। कभी भी 4 लाख दिखाएंगे? नो सर। नो सर। तो बच्चे ये बात आपको समझ में आई? यस सर। तो आज हम लोग कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? 4 कॉन्सेप्ट। द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपसे हम पूछेंगे बच्चे कॉन्वेंशन कितने तरह के हैं, तो आपका जवाब होगा 4। कन्वेंशन कितने तरह के हैं? 4। क्या है भाई? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। दूसरा क्या था जी? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और मैटरलिटी, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। ये कन्वेंशन में था, राइट? यस सर। अब आपका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट में कितने कॉन्सेप्ट हैं? तो नाम तो टोटल 9 हैं। 9 में अभी आपको कितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं? 4। कौन कौन? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझा पाएंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? यस सर। एक बार आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
सर का वीडियो रिकॉर्ड है, जितने बार देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से जानकारी रखनी है कि आप किसी को भी समझा सके, पढ़ा सके। ओके, यस सर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। यस सर। बाकी चीजें फिर कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत? पिंकी कुमारी समझ में आ रहा है बाबू? पिंकी आवाज मिल रही है मेरी? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नो सर। नहीं समझ में आ रही है? सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे कि समझ में ही नहीं आ रही है। तो नहीं ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है, मैंने आपको क्या कहा था, आपकी एडमिशन कौन से क्लास में हुई है? 11th में नहीं हुई है। 11th में आपके जीवन के पढ़ाई में आपकी एडमिशन 11th में हुई है, लेकिन कॉमर्स के पढ़ाई में आपकी एडमिशन अभी नर्सरी क्लास में हुई है। नर्सरी में। किस क्लास में हुई है? नर्सरी क्लास में हुई है। अभी आपको ABCD पढ़ाया जा रहा है, क ख ग घ पढ़ाया जा रहा है, अकाउंट्स का। तो पहली बार जब बचपन में पढ़ रहे थे तो दिक्कत हो रही थी ना, थोड़ा मेहनत किए तो कुछ समझ में आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका एडमिशन नर्सरी में हुआ है, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पूछना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, यस सर। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जब हमारा न्यू मजबूत रहेगा, जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हमें अकाउंटिंग में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ओके, यस सर। अकाउंट्स उसी को भारी लगता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। मैथ्स का बिना फॉर्मूला याद किए कोई सोचे कि हम मैथ बना लेंगे तो वो बेवकूफ है कि महाबेवकूफ है? महाबेवकूफ है। तो पहले बनाने से पहले क्या करना था? फॉर्मूला या तो याद करना था, नहीं तो फॉर्मूला समझना था। फॉर्मूला याद करना था ना। तो वैसे ही अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हमें अकाउंटिंग के थ्योरी को क्या करना चाहिए? अच्छे से समझना, जानना चाहिए। ओके, चलिए प्रणीत, आपको कोई दिक्कत? नो सर। खुशबू कुमारी? नो सर। चलिए, ओके। खुशबू कुमारी, देखिए बाकी सब लोगों का एडमिशन फीस जमा हो गया है, आपका एडमिशन फीस अभी तक जमा नहीं है। सर आज हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो उसको देख लीजिए, उसको करवाइए। एडमिशन फी ज्यादा नहीं है, 1000 रुपीज एडमिशन फी है, उतना तो जमा हो ही जाना चाहिए। ओके, यस सर। चलिए, ओके बाय, हैव ए नाइस डे। बाय सर। बाय।